नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की सपोर्ट वाले दाइश आतंकवादियों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। सीरिया और इराक में बड़ी नाकामी के बावजूद दाइश के बाकी बचे टेररिस्ट फिर से हमले कर रहे हैं। हाल ही में इराक के दयाला सूबे के अल रिशाद गांव पर दाइश टेररिस्ट ग्रुप के ज़रिए किए गए हमलों पर रिएक्शन देते हुए लेबनान के हिजबुल्लाह ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि दाइश आज भी इराक के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पर बातचीत आगे बढ़ने की खबर है। एक इजरायली अखबार ने बताया है कि दोनों मुल्कों के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी बात हो रही है। इराक में दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौजों पर हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अमरीका और इजराइल के दोस्त मुल्कों और दुश्मनों के बीच डिवाइड लाइन गहरी हो रही है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर लेबनान के अलमनार टेलीविज़न चैनल से है। इसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने इराक के दयाला सूबे में हाल के दिनों में एक के बाद एक हुए टेररिस्ट हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि दाइश आज भी इराक की सिक्योरिटी और एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि जहां एक तरफ दाइश इराक के अमन और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वहीं उसका सपोर्ट करने वाले मुल्क भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इराक के अमन और स्टेबिलिटी को लगातार नुकसान पहुंचाने की अपने साजिशी प्लान्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि इन खूंखार गुनाहों को देखते हुए ये वो वक्त है जब इराकी नेशन पूरी एकता और इत्तेहाद के साथ दाइश के बचे और छुपे हुए टेररिस्ट को सामने लाएं और उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर दें। हिजबुल्लाह ने हालिया टेररिस्ट हमलों का शिकार हुए कुनबों और इराकी नेशन और सरकार को कॉन्डोलेंस पेश करते हुए उनके लिए अपनी हमदर्दी जताई और इस बात का जोर दिया कि इराकी लोगों के पास टेररिज्म से लड़ने का एक लंबा तजर्बा है और वो दाइश टेररिस्ट के ख़तरे से मुल्क में अमन और सिक्योरिटी को बहाल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इराकी फोर्सेस दाइश के बचे हुए टेररिस्ट का भी इराक से सफाया कर देंगे। आपको याद दिला दूं कि इराक के मीडिया ने 3 दिन पहले पूर्वी इराक के दयाला सूबे के कई गांवों पर दाइश के ज़रिए किए गए टेररिस्ट हमलों की खबर दी थी। इन हमलों में 15 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जबकि 18 दूसरे ज़ख्मी हुए थे। आपको बता दूं कि अमेरिका, वेस्टर्न मुल्कों और सऊदी अरब की माली मदद से टेररिस्ट ग्रुप दाइश ने 2014 में इराक पर हमला करके इसके नॉर्थ और वेस्ट के इलाकों पर कंट्रोल कर लिया था। उस वक्त दाइश ने इराक के शहर मौसुल को अपनी राजधानी होने का दावा किया था। अपने कब्ज़े के दौरान दाइश ने इराक में बहुत ही खूंखार गुनाहों को अंजाम दिया था। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जब लोगों को दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में एक लाइन में बिठाकर या लिटाकर उन पर गोलियां बरसाई गई थीं और सैकड़ों लोगों का कत्ल किया गया था। इराक में दाइश को मिली नाकामी के बावजूद इस ग्रुप के बचे हुए कुछ एलिमेंट्स मुल्क के अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं जो वक्तन फ़वक्तन इराक में टेररिस्ट सरगर्मियां अंजाम देते रहते हैं। इसी बीच इराकी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्स हशदल शाबी लगातार दाइश के छुपे हुए टेररिस्ट के खिलाफ कैंपेन जारी रखे हुए हैं ताकि इराक से अमेरिका और सऊदी अरब की सपोर्ट वाले टेररिस्ट ग्रुप दाइश का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। विकिपीडिया के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे अरबी ज़बान में दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम यानी दाइश कहा जाता है, एक टेररिस्ट सलफ़ी जिहादी ग्रुप है जिसका मकसद इराक जंग के दौरान सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके और बाद में सीरियाई सिविल वार के दौरान सीरिया में एक इस्लामिक हुकूमत कायम करना था। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की शुरुआत जमातुल तौहीद वल जिहाद से हुई थी जिसे 1999 में जॉर्डन में वहाँ के शहरी अबू मुसाब अल ज़रक़ावी ने शुरू किया था। अल ज़रक़ावी ने 2006 में मारे जाने तक इस ग्रुप के कई नाम बदले थे।
जमात ने 2003 में वेस्टर्न फोर्सेस के जरिए इराक पर हमले के बाद 2011 तक बहुत से बम धमाके किए थे। बाद में अबू बकर अल बगदादी ने इराक के मौसुल शहर में इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। बाद में ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई थीं कि अबू बकर अल बगदादी यहूदी था जिसने मुसलमानों का भेष बदल रखा था, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। इसी बीच आज दूसरी खबर सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के बारे में बातचीत के सिलसिले में है। इजराइल से छपने वाले अखबार ग्लोब्स ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच कारोबारी ताल्लुक बनाए जाने की खबर दी है। सऊदी लीक्स वेबसाइट के मुताबिक ग्लोब्स ने अपने थर्सडे के एडिशन में लिखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान इजराइल और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने के बारे में बातचीत हुई है। अखबार लिखता है कि इजराइल के बने हुए सामान के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खुलना इजराइल की कंपनियों के लिए बहुत अहम है। ग्लोब्स के मुताबिक मंडे को सऊदी अरब की पहली फ्लाइट रियाद से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी। इसी के अगले दिन ट्यूसडे को तेल अवीव से पहली उड़ान सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंची। आपको बता दूं कि इजराइल की खबरों की एक वेबसाइट ने हाल ही में लिखा था कि 27 सितंबर को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने सऊदी अरब का दौरा किया था। ये भी खबर थी कि सऊदी अरब के नियोम शहर में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के दौरान सऊदी अरब के इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के बारे में बात की थी। हाल ही में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया था कि इजराइल ने इलाके में अमन और स्टेबिलिटी कायम करने में मदद की है। हमने आपको इजराइल की न्यूज़ एजेंसी कान के हवाले से बताया था कि 18 अक्टूबर की शाम रियाद से तेल अवीव पहली मुसाफिर उड़ान पहुंची थी। इस उड़ान को अमीरात रॉयल जेट एयरलाइंस के जरिए चलाया गया है। हाल ही में अमेरिका की खबरों की वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी और अरब सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल करने और उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच मुलाकात के मौके पर बिन सलमान ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के इम्कान को खारिज नहीं किया था, बल्कि इसके लिए अपनी कुछ शर्तें रखी थीं। खबरों में कहा गया था कि बिन सलमान ने सऊदी और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में बेहतरी लाना भी शर्तों में शामिल किया था। एक्सियोस वेबसाइट का कहना था कि अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने वाला समझौता करता है तो वो ऐसा करने वाला इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी मुल्क होगा, जिसका असर दूसरे इलाकाई और मुस्लिम मुल्कों पर भी पड़ेगा। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाली रेजिस्टेंस ताकतें हैं। इसी दरमियान इराक में अमरीकियों के खिलाफ हमले भी जारी हैं। ऐसे में इराक में फिर से टेररिस्ट हमले होना काफ़ी हद तक समझ में आता है। अब सऊदी अरब पर अमेरिका का लगातार दबाव है कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जल्द कायम करे ताकि बाकी अरब मुल्कों को भी इजराइल के नज़दीक लाया जा सके। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि मुसलमानों की एकता एक तयशुदा जिम्मेदारी और कुरान का हुक्म है। कुछ अरब सरकारों के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने का फैसला एक बहुत बड़ा गुनाह और गलती है। उन्होंने ये बात हाल ही में तेहरान में 35वीं इंटरनेशनल इस्लामी एकता कॉन्फ्रेंस के मौके पर दुनिया भर से आए उलमा और स्कॉलर्स से कही थी और अरब सरकारों को मशवरा दिया था कि उन्हें इस रास्ते से लौटना चाहिए जो इस्लामी एकता के खिलाफ है और अपने फैसलों को बदल देना चाहिए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और क्या कुछ होता है। मेरा समझना है कि अब सऊदी अरब जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान कर सकता है। इजराइल के अखबार ग्लोब्स की रिपोर्ट से तो यही इशारे मिल रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।